बीबीसी दुनिया में आज देखिए, गजा में न बाहर निकलने का कोई रास्ता, न छिपने की कोई जगह। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीज फायर की अपील की खारिज। गजा पर इजरायली हमले जारी, इजरायल का दावा, गजा को पूरी तरह से घेरा। इजरायल ने गजा में जिन जगहों को बताया था सुरक्षित, वहीं गिराए बम। बीबीसी वेरीफाई ने की ऐसे 3 हमलों की पड़ताल। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। गजा में फंसे लोगों की मुश्किलों पर दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट, लेकिन पहले हेडलाइंस। रूस ने 38 ड्रोन और गाइडेड एयरक्राफ्ट मिसाइल से यूक्रेन पर किया हमला। यूक्रेनी सेना का दावा, 24 ड्रोन और मिसाइल को किया तबाह। खार्किव में भी हुआ नुकसान। शहर के एक हिस्से में लगी आग, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। पूर्वोत्तर म्यांमार में पिछले कुछ दिनों की लड़ाई में करीब 25,000 लोग हुए विस्थापित। यूएन ने दी जानकारी, 3 हथियारबंद गुटों ने एक सीमावर्ती शहर और चीन जाने वाले सभी रास्ते पर किया कब्जा। मशहूर अरबपति एलन मस्क ने किया आगाह, एक दिन ऐसा आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कई लोग बेकार हो जाएंगे। एआई ले लेगा नौकरियों में लोगों की जगह। अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की कोशिश में करीब 97,000 भारतीय पकड़े गए। अमेरिकी कस्टम और सीमा सुरक्षा विभाग ने पिछले 1 साल का आंकड़ा किया जारी। ज्यादातर लोग पंजाब और गुजरात के रहने वाले। 2020 से करीब 5 गुना बढ़ गई है संख्या। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। इजरायली हमलों के बीच गजा में रहने वाले आम लोगों की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। जहां एक ओर बच्चे अपाहिज और अनाथ हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रफा क्रॉसिंग ने लोगों में थोड़ी उम्मीद जगाई है। लेकिन क्या वहां से बाहर निकलने का मौका सबको मिलेगा? कवर स्टोरी में आज इन तमाम पहलुओं के बाद। गजा को इजरायली फौज ने पूरी तरह से घेर लिया है। इजरायली फौज ने यह जानकारी दी है कि वहां हमास की चौकियों, हेडक्वार्टर्स और उनके बुनियादी ढांचे पर हमले शुरू कर दिए हैं। गजा के कई इलाकों में लड़ाई जारी है। एक दिन पहले इजरायली फौज ने वहां अपनी जमीनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाया था। इजरायली फौज हमास के लड़ाकों पर हवाई, जमीनी और समंदर के रास्ते से हमले कर रही है। हमास ने कल एक बयान जारी करके कहा कि वो एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल करके इजरायली फौज से निपट रहे हैं। गजा जाने वाले उत्तरी और तटीय दोनों रास्तों पर इजरायली फौज का नियंत्रण है। और इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के गजा संवाददाता रुश्दी अबू अलूफ। गजा में दाखिल होना और वहां से बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। इस इलाके से निकलकर दक्षिणी हिस्से में जाने के लिए लोग कभी कभी अपनी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। कल मैंने वो फुटेज देखी जो उस इलाके में एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने शूट किए थे। उसमें सड़कों पर कारें जलती हुई नजर आ रही थीं, इमारतें धराशायी हो रही थीं और जबरदस्त गोलाबारी हो रही थी। असली लड़ाई तो गजा सिटी के तटीय इलाके और इस क्षेत्र में हो रही है। इस बीच इजराइल ने गजा में रहने वाले उन हजारों लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया है जो 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजराइल में फंसे हुए थे। ऐसे हजारों फलस्तीनी जो इजराइल और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में काम करते थे, वो गजा और मिस्र के बीच रफा क्रॉसिंग के पूर्व में करीम शलोम क्रॉसिंग के रास्ते वापस लौटे हैं। और बीते लगभग 4 हफ्ते से जारी संघर्ष के दौरान गजा में हजारों फलस्तीनी मारे गए हैं, जख्मी हैं या लापता है। गजा के भीतर फंसे लोगों के बीच जान गंवाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। बीबीसी संवाददाता फर्गल कीन गजा के पत्रकारों के साथ काम करते रहे हैं। देखिए यरूशलेम से उनकी ये खास रिपोर्ट। क्या दिन क्या रात, हर समय संघर्ष का साया। खौफजदा और बेहद थके हुए वो चाहे जहां भागें। विस्थापित हुए लगभग 15 लाख लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। बच्चे किसी भी पल अनाथ हो सकते हैं। अपाहिज हो गए अहमद की उम्र 16 साल है। उनके माता पिता जब उत्तरी गजा से दक्षिणी गजा जा रहे थे, इस्राएली हमले में मारे गए। अहमद कह रहे थे कि काश वो अपनी जिंदगी के पुराने दिनों में वापस जा सकते। वो अपने माँ बाप के लिए भी ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर जगहों पर वापस लौटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बची हैं तो बस वो आवाज़ें जो अपने परिवारों और पड़ोसियों को खोज रही हैं।
कुछ आवाजें यहाँ नीचे दबी हैं। यहाँ 7 मंजिला इमारत थी। हर मंजिल पर 2 घर थे। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। यहाँ 10 लोग मारे गए हैं और कई लोग अभी भी मलबे में दबे हैं। यहाँ फंसे कुछ लोगों से कहा गया कि वो जा सकते हैं। विदेशी पासपोर्ट वाले और कुछ घायलों को भी सुरक्षित तरीके से निकलने की इजाज़त मिली है। मिस्र से लगती रफा क्रॉसिंग पर ये गुरुवार का दृश्य है। बुधवार को हम तला और उसके अपाहिज भाई याजिद से मिले, जिन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि जाने वालों की सूची में उनका नाम ही नहीं था। अगले दिन भी उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। गुरुवार रात हमारी फोन पर तलहा से बात हुई। मैं सोच रहा हूँ कि जज्बाती तौर पर यह समय आपके लिए कैसा रहा होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ हर कोई बस किसी तरह जिंदा है तो गलत नहीं होगा, इसलिए मैं भावुक हो रही हूँ। हम भावनात्मक रूप से भी तबाह हो गए हैं। मुझे डूबता सूरज बहुत पसंद था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि उसके बाद रात में हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ये संघर्ष लगभग 1 महीने से जारी है, जिसके खत्म होने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। और आज ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुंचे। हमास और इसराइल के बीच 7 अक्टूबर से शुरू हुए संघर्ष के बीच एंटनी ब्लिंकन का ये दूसरा दौरा है। अमेरिका ने इसराइल हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए उठ रही आवाज़ों में अपने सुर नहीं मिलाए हैं, लेकिन एंटनी ब्लिंकन का कहना था कि गजा में आम लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए वो ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। इसराइल के इस रुख का हम मजबूती से समर्थन करते हैं कि आत्मरक्षा उसका न केवल अधिकार है, बल्कि ऐसा करना उसके लिए बेहद ज़रूरी भी है। और वो ये सुनिश्चित करेगा कि 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा ना हो। लेकिन साथ ही ये बात मायने रखती है कि इसराइल ये सब कैसे करता है, क्योंकि उसमें उन नागरिकों की हिफाजत का मुद्दा भी शामिल है जो हमास के साथ गोलीबारी में फंसे हुए हैं। उन आम लोगों को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाने की ज़रूरत है, और ये वो लोग हैं जो 7 अक्टूबर के हमले के लिए कहीं से भी जिम्मेदार नहीं हैं। हम मिलकर इस बारे में काम कर रहे हैं, इस बारे में हम सभी प्रतिबद्ध हैं। दूसरी ओर इजरायली फ़ौज भी कह रही है कि वो इस बात का ख्याल रख रही है कि गजा में आम लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे, लेकिन मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले कई जानकारों का मानना है कि इसराइल जो कार्रवाई कर रहा है उससे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। ये सच है कि हमास ने जुल्म ढाए हैं, लेकिन इससे इसराइल अपनी प्रतिबद्धताओं से मुंह नहीं मोड़ सकता। इसराइल को अपने लोगों को हमास के हमलों से बचाने के लिए भले ही आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन वो बुनियादी कानूनों को इस तरह नहीं तोड़ सकता। उदाहरण के लिए, गजा में लोगों को मानवीय मदद तेजी से नहीं मिल पा रही है, जो वहाँ आम लोगों की जिंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। आम लोगों को इस तरह भूखा प्यासा मारना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध है, और बीते 3 हफ्ते से गजा में यही हो रहा है। इधर लेबनान के हिजबुल्लाह समूह के नेता हसन नसरल्लाह ने आज अपने संबोधन में पिछले महीने इसराइल पर हमास के हमले को जायज़ ठहराया। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से ये नसरल्लाह का पहला सार्वजनिक बयान है। उन्होंने कहा कि ये पहला ऐसा हमला है जिसका ऐतिहासिक महत्व है। ये पूरी तरह से फ़लस्तीनियों का फैसला था और फ़लस्तीनियों ने इसे पूरा समर्थन दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लेबनान के पास सभी विकल्प खुले। हमास से संघर्ष शुरू होने के बाद से ही लेबनान की सीमा पर लगातार इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं। हिजबुल्लाह को हमास की तरह अमेरिका और कई पश्चिमी देश चरमपंथी संगठन मानते हैं, और ये गुट लेबनान में एक प्रमुख राजनीतिक और सैन्य ताकत है। माना जाता है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है। और बात संघर्ष के एक और मोर्चे की, और यह है रूस यूक्रेन जंग। यूक्रेन ने दावा किया कि कल रात कई जगहों पर उसके महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर्स को रूस ने ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए निशाना बनाया है। ये हमले पश्चिमी लवीव, ओदेसा और खार्किव में किए गए हैं। वहीं फ्रंटलाइन के पास मौजूद अपने घरों को छोड़कर बच्चे देश के सुरक्षित इलाकों की ओर जा रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता जेनी हिल की रिपोर्ट। रूस की यूक्रेन पर कार्रवाई का खामियाजा
मासूम लोगों को उठाना पड़ रहा है। वो जंग जो रुकने का नाम नहीं ले रही, उसका हर दिन नए लोग शिकार बन रहे हैं और कई शरणार्थी बन रहे हैं। इन परिवारों ने फ्रंटलाइन के पास अपने घरों को तब छोड़ा जब सरकार ने उनके बच्चों की सुरक्षा को लेकर उनसे चले जाने को कहा। किसी को नहीं पता कि ये वापस जा भी पाएंगे या नहीं। जिंदगी के लिए जरूरी सामान को बैग्स में बंद कर ये साथ ले आए। अब ये सुरक्षित है, पर चेहरे पर तनाव साफ दिखता है। इन बच्चों ने बताया कि इनके पिता साथ नहीं आए और दादा दादी ने आने से मना कर दिया। ये अपनी माँ के साथ आए हैं। हमारे घर पर 10 बार बमबारी हुई, वो तबाह हो चुका है। घर के पीछे अभी भी एक जिंदा बम है जो फटा नहीं है। यूक्रेन में मदद ले जाना और लोगों को युद्धग्रस्त इलाकों से बाहर ले जाना काफी मुश्किल और खतरनाक है। ये तस्वीरें एक स्पेशल पुलिस यूनिट द व्हाइट एंजल्स ने ली हैं, जो दोनेत्स्क से आम लोगों और बच्चों को बचाती है। हमने उस टीम के एक सदस्य से बात की। खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि रूस बमबारी रोक ही नहीं रहा। लोगों को तेजी से निकालना होगा। किसी एक शख्स को बच्चों से हमेशा बात करते रहनी होगी, जिससे उनका सड़क पर मौजूद खतरों से ध्यान भटके। इसी वजह से हर क्रू गाड़ी में बच्चों के लिए खिलौने लेकर चलता है। यूक्रेन में आंतरिक रूप से विस्थापित करीब 50 लाख लोग हैं। सरकार उन्हें खाना, पैसा और रहने को घर देती है। ये पुराना स्कूल अब कई परिवारों के लिए नया घर है। चौंकाने वाली बात यह है कि हम किसी भी फ्रंट लाइन से बहुत दूर हैं, लेकिन उस फ्रंट लाइन पर लड़ी जा रही जंग इन बच्चों के भविष्य पर एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ जाएगी। और यही वजह है बारबरा अपने पुराने पाठ्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ी रहती हैं। उनके घर पर बम गिरा, जिसके बाद वो अपनी माँ और नानी के साथ यहाँ आ गईं। वो शुरुआत में मुझे बताते हैं कि जिंदगी यहाँ अच्छी, खूबसूरत और शांत है, पर फिर वो चुप हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने घर को बहुत मिस करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें घर जाना है, पर शांत माहौल और सामान्य जिंदगी में इनकी वापसी को शायद वक्त लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कई लोग बेकार हो जाएंगे, क्योंकि एआई उनकी जगह ले लेगा। ये कहा मशहूर अरबपति एलन मस्क ने यूके में चल रहे एआई सेफ्टी समिट में। एलन मस्क ने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से किसी को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एलन मस्क ने ब्रिटेन में एआई पर हो रहे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। उस दौरान वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी मौजूद थे। और ऋषि सुनक ने कहा कि एआई लोगों को उनके काम में मदद भी कर सकता है, लेकिन एलन मस्क ने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। I think we are seeing the most disruptive force in history here. Where we have for the first time, we will have for the first time something that is smarter than the smartest human. And that, I mean, it's hard to say exactly what that moment is, but there will come a point where no job is needed. You can have a job if you want to have a job for sort of personal satisfaction, but the AI will be able to do everything. और बीबीसी के तकनीकी संपादक जो क्लिनमैन उस एआई समिट में मौजूद थी, जहां एलन मस्क ने एआई को लेकर भविष्यवाणी की थी। एलन मस्क को नहीं लगता कि भविष्य में नौकरियां होंगी। कई काम इतने मुश्किल होते हैं कि लोग उसे करना नहीं चाहते। अगर हमें काम करने में मजा आ रहा है तो ठीक है, लेकिन हमारी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि एआई सब कुछ करेगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि नौकरियां नहीं होंगी तो पैसा कहां से आएगा, लेकिन ये ज़रूर बताया कि जब ये तकनीक और ताकतवर हो जाएगी तो भविष्य में लोगों के लिए ज़िंदगी का मकसद हासिल करना एक चुनौती होगी। विद्या रामराज और नित्या रामराज 2 जुड़वा बहनें हैं और वो खेलों की दुनिया में तमिलनाडु का उभरता सितारा है। विद्या ने एशियन गेम्स में 3 मेडल जीते और अब दोनों पेरिस ओलंपिक की तैयारी कर रही हैं। सुनिए उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं हूँ नित्या रामराज। मैं हूँ विद्या रामराज। हम जुड़वा बहनें हैं। हम हाल ही में चीन में हुए एशियन गेम्स में भारत के लिए खेलने गए थे। हम कोयम्बटूर के मीनाक्षीपुरम के रहने वाले हैं। हमारे शहर में तो ट्रेनिंग की कोई सुविधा नहीं है।
इसलिए हम मिट्टी के ट्रैक पर ट्रेनिंग करते थे। अब तो हम चेन्नई में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहां बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन हमें कुछ खास आर्थिक मदद नहीं मिल पाती। हम खुद ही किसी तरह गुजारा करते हैं। हमने नेशनल इवेंट में जीत हासिल की, फिर सीनियर नेशनल और फिर स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी मिली। हमारे पिता ड्राइवर हैं, हमारी एक और बहन है। हमारी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में हुई और कॉलेज भी स्पोर्ट्स कोटे से मिला और नौकरी भी। मुझे एशियन गेम्स में 100 मीटर की हर्डल इवेंट में 7वां स्थान मिला और मेरी बहन विद्या को 400 मीटर के हर्डल इवेंट में ब्रॉन्ज मिला, जो कि पीटी उषा का रिकॉर्ड था। विद्या को एशियन गेम्स में 2 और मेडल मिले। उसे विमेन रिले में सिल्वर मेडल मिला। हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। जब विद्या का इवेंट होता है तो मैं उसका हौसला बढ़ाती हूँ, और जब मेरा इवेंट होता है तो वो मेरा हौसला बढ़ाती है। जुड़वा बहनें होने का यही फायदा होता है। मेरे परिवार के साथ साथ मेरी बहन मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। वो मुझे आर्थिक के साथ साथ भावनात्मक सहयोग भी देती है। वो अपनी सैलरी से मेरे लिए स्पोर्ट्स शूज के साथ साथ उपकरण, प्रोटीन सब खरीदती है। अब हम दोनों पेरिस ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। और थाईलैंड के बैंकॉक में चल रहा है फेस्टिवल सीजन। पिकाचू फेस्टिवल में 30 मैस्कट सैकड़ों फैंस के सामने इस तरह से डांस करते हुए दिखे। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है।